बीरबल और 3 सवालों की शर्त। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठकर आम प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक अजनबी आया, लंबा चौड़ा, रेशमी पोशाक में लिपटा, चांदी के जूतों में टनटनाता हुआ। उसके साथ 3 गुलाम और एक सुनहरी संदूक भी थी। जहां पनाह, अजनबी ने झुककर कहा, मेरा नाम नवाब नसीरुद्दीन है। मैं दूर के मुल्क से आपकी ख्याति सुनकर आया हूं। सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। अकबर मुस्कुराए, तुमने ठीक सुना। बीरबल की बुद्धि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। तो फिर? अजनबी बोला, मैं 3 ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिनका उत्तर अगर बीरबल दे दे तो मैं ये सुनहरी संदूक आपको भेंट कर दूंगा जो सोने की मुद्राओं से भरी है। पर अगर बीरबल जवाब न दे सका तो क्या? अकबर ने पूछा। तो बीरबल को मेरे साथ मेरे मुल्क ले जाया जाएगा, मेरी अदालत में बुद्धि का गुलाम बनकर रहेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि कुछ नया तड़का लगने वाला है। हुजूर, बीरबल बोला, मैं शर्त मंजूर करता हूं। सवाल जो भी हो जवाब मिलेगा, पर जवाब मेरे तरीके से होगा। नवाब ने सिर हिलाया, बिल्कुल। तो लीजिए पहले 2 सवाल। धरती पर ऐसा कौन सा जीव है जो बोलता नहीं लेकिन पूरी दुनिया को संदेश दे देता है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, वो है अंतरात्मा। ये न बोलती है न दिखती है, पर हर मनुष्य को संदेश देती है कि क्या सही है और क्या गलत। दरबार में वाह की आवाज गूंज उठी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराया, ये है ज्ञान। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, न केवल दूसरों में बल्कि खुद में भी। नवाब के माथे पर पहली बार पसीना आया। अब नवाब ने तीसरा सवाल पूछा जो सबसे कठिन था। सवाल 3, अगर तुम्हें बिना देखे ये बताना हो कि मेरे संदूक में सोना है या नहीं, और यह भी साबित करना हो कि तुम्हारा जवाब सच है, तो कैसे बताओगे? पूरा दरबार चौंका। यह तो साफ जादू जैसा सवाल था। संदूक को न खोलना है न देखना है, लेकिन बताना है कि उसमें क्या है, और वो भी सबूत के साथ। बीरबल ने कहा, मुझे 1 रात का समय दीजिए, कल आपके इस तीसरे सवाल का उत्तर दूंगा। उस रात बीरबल ने अपने सबसे चालाक गुप्तचर मोटे मियां को बुलाया। मोटे मियां, आज तुम्हारी चालाकी की परीक्षा है। कल से पहले हमें यह जानना है कि उस संदूक में क्या है, और अगर कुछ है भी तो असली है या नकली। मोटे मियां ने नकली दाढ़ी लगाई और नवाब के गुलामों के बीच छुपकर रात में उनके डेरे में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि नवाब खुद अपने गुलाम से कह रहा था, बीरबल को तो मैं अब की बार जरूर हराऊंगा। संदूक में सोना नहीं है, सिर्फ पीतल की नकली ईंटें हैं, ऊपर से सोने की परत। कौन जानेगा? मोटे मियां फौरन बीरबल को सब बताए। अगली सुबह दरबार फिर सजा। नवाब मुस्कुराते हुए खड़ा था। क्या तुम्हारे पास तीसरे सवाल का जवाब है, बीरबल? बीरबल ने कहा, हां, लेकिन मैं बिना संदूक खोले 2 बातें साबित करूंगा। 1, संदूक में क्या है। 2, और वो असली है या नकली। बीरबल ने संदूक के पास जाकर उसकी ढक्कन पर हाथ रखा। फिर उसने दरबार के कुत्ते शेरू को बुलवाया। शेरू संदूक के पास सूंघने लगा और तुरंत भौंकने लगा। हुजूर, बीरबल बोला, सोना अगर असली होता तो शेरू भौंकता नहीं, क्योंकि उसने कई बार असली सोना सूंघा है, लेकिन इसमें गंध है पीतल की, ऊपर परत सोने की है। मैं इसे बिना खोले कह रहा हूं कि यह नकली है, और यह भी साबित करने को तैयार हूं कि। बीरबल ने अपनी अंगुली से संदूक की सतह खुरच दी। ऊपर की सोने की परत हट गई, नीचे से पीतल निकल आया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। नवाब सक्का गया। ये तो धोखा था। वो बड़बड़ाया, अकबर गरजे, तुमने हमारी अदालत को झूठ बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश की। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया
कि सच्ची बुद्धि को झूठ छू नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर नवाब की ओर देखा। सवाल कठिन नहीं होते, सवाल पूछने वाले की नीयत कठिन होती है। नवाब झुककर माफी मांगने लगा। अकबर ने आदेश दिया, नवाब को उसके राज्य लौटाकर एक चिट्ठी भेजी जाए जिसमें लिखा हो, जहां चालाकी हो वहां चतुराई जरूरी है, और जहां बीरबल हो वहां चालाक चाल भी फेल हो जाती है। बुद्धि का सबसे बड़ा हथियार सवालों के जवाब नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले की नीयत को समझना होता है, और यही काम बीरबल हर बार कर जाता है। मुस्कुराते हुए चट्टे अंदाज में बीरबल और 4 झूठे ज्योतिषी। अगर 4 ज्योतिषी एक ही राजा को अलग अलग भविष्य बताए और हर कोई दावा करे कि वही सच्चा है, तो क्या आप पहचान सकते हैं असली और नकली में फर्क? या फिर बीरबल ही करेगा वो कारनामा जो चमत्कार से कम नहीं? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 4 ज्योतिषी एक साथ आए, अलग अलग राज्यों से। हर कोई रंग बिरंगे वस्त्रों में, माथे पर चमकता तिलक और हाथ में सोने की छड़ी। राजा के सेनापति ने कहा, जहांपना, ये चारों अत्यंत विद्वान ज्योतिषी हैं। ये आपके भविष्य के बारे में विशेष ज्ञान लेकर आए हैं। अकबर बोले, अगर ये मेरा भविष्य जानते हैं तो मेरी परीक्षा भी पास करनी होगी। चारों बोले, हम तारे, ग्रह और नक्षत्र देखकर भविष्य बताते हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अकबर ने इशारा किया और चारों से उनके अनुसार भविष्य बताने को कहा। पहला ज्योतिषी, जहांपना, आपकी कुंडली बता रही है कि अगले 7 दिन तक राजमहल में कोई बड़ा संकट आने वाला है, किसी करीबी का विश्वासघात। दूसरा ज्योतिषी, महाराज, अगली पूर्णिमा को आपको युद्ध में जाना होगा और वहां आप विजय नहीं पाएंगे। तीसरा ज्योतिषी, जहांपना, किसी स्त्री के कारण आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है, सावधान रहें। चौथा ज्योतिषी, महाराज, आपको इस वर्ष मृत्यु का एक बड़ा योग दिख रहा है, बस सावधान रहें। पूरा दरबार सन्न। अकबर थोड़ा घबरा गया। इतना अंधकारमय भविष्य। बीरबल चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहांपना, मुझे इन चारों पर शक है, क्या इजाजत है इन्हें एक बार परख लूं? अकबर बोले, बेशक। बीरबल मुस्कुराया और चारों ज्योतिषियों से बोला, आप सभी जो भी कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अगर आप सच में इतने विद्वान हैं तो मेरे एक साधारण सवाल का उत्तर दें। मेरी हथेली में इस समय कौन सी वस्तु है? चारों ने इधर उधर देखा, आंखें मूंदी, फिर कुछ गणनाएं की। 1, पहला बोला, नीम की पत्ती। 2, दूसरा बोला, सोने का सिक्का। 3, तीसरा बोला, चंद्रमुखी फूल। 4, चौथा बोला, तुलसी की माला। बीरबल ने हाथ खोला, उसमें केवल एक मूंगफली थी। पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, जिसे अपनी आंखों से दिख नहीं रहा वो राजा का भविष्य क्या देखेगा? अकबर बोले, तो क्या ये सब ढोंगी है? बीरबल ने कहा, मैंने गुप्त रूप से जांच करवाई है। ये चारों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं और दरबारों में भ्रम फैलाकर दान इकट्ठा करते हैं। ये जहां भी जाते हैं डर फैलाकर राजा से उपहार पाते हैं और फिर अगले राज्य निकल जाते हैं। सैनिकों ने जांच की, सच वही निकला। बीरबल ने कहा, इन पर कोई कठोर सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता डर के कारण ज्योतिषियों को ही ईश्वर समझ बैठती है, पर इन्हें सीख जरूर मिलनी चाहिए। अकबर ने पूछा, तो क्या करें? बीरबल बोला, इन चारों को नगर के चौराहे पर खड़ा किया जाए और उनके गले में एक तख्ती लटकाई जाए जिस पर लिखा हो, हम भविष्य बताने चले थे पर मूंगफली नहीं पहचान पाए, और इन्हें रोज जनता के सवालों के जवाब देने होंगे, सच्चे जवाब, बिना डर फैलाए। सिख, भविष्य कोई नहीं जानता, पर कोई डराकर तुम्हें लूटे तो समझो वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं, व्यापारी है। सच्चा ज्ञान वही है जो अंधकार को दूर करे, न कि डर से भर दे। अकबर ने बीरबल को दी नामुमकिन चुनौती। एक दिन दरबार में
अचानक अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारी उनके चेहरे के बदलते भावों को देखकर आशंकित हो गए। बीरबल धीरे से आगे आए और बोले, हुजूर, कोई समस्या है क्या? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे लगता है तुम अब ज्यादा चतुर बन गए हो। हर बात में जीतना तुम्हारी आदत बन गई है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां न्याय ज्यादा समझ में आए वहां जीत स्वाभाविक हो जाती है महाराज। अकबर मुस्कुराए, लेकिन फिर बोले, तो सुनो बीरबल, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे तुम कभी हल नहीं कर सकते। दरबार सन्नाटे में आ गया। अकबर बोले, बीरबल, कल दरबार में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल सकते। फिर भी हर सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए कि पूरा दरबार समझ जाए, और अगर किसी ने जवाब नहीं समझा तो तुम्हारी हार मानी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। स्वीकार है, बादशाह सलामत। अगले दिन दरबार सजा। पूरा नगर देखने आया कि बीरबल कैसे जवाब देंगे बिना बोले। अकबर का पहला सवाल था, बीरबल, ये बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार की म्यान से तलवार निकाली, फिर धीरे से अपनी टोपी उतारी और जमीन पर रख दी। सभी चकित। अकबर मुस्कुराए, तो इसका मतलब? दरबारी बोले, तलवार मतलब ताकत और टोपी मतलब सम्मान। बीरबल कहना चाह रहे हैं कि ताकतवर वही है जो ताकत के बावजूद सम्मान झुका दे। पूरे दरबार ने तालियां बजाई। अकबर ने पूछा, बिना बोले बताओ, इस दरबार में सबसे चालाक कौन है? बीरबल धीरे धीरे चलकर अकबर के सामने गए, शीश झुकाया और फिर अपनी उंगली खुद की नाक पर टिकाई। सब सोचने लगे, इसका क्या मतलब? बीरबल ने फिर अपनी उंगली अकबर के सिर की ओर मोड़ी और फिर जमीन की ओर इशारा किया। वजीर बोला, इसका मतलब है चालाकी तो बीरबल में है, लेकिन वो अकबर के सामने झुकती है। यानी असली चालाकी वही है जो बादशाह की समझदारी को पहचान कर विनम्र हो। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल। अकबर बोले, अगर कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगे? पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने अचानक अपनी चप्पल उतारी, जमीन पर रखी और खुद जाकर बादशाह के पीछे खड़े हो गए। अब सभी हैरान थे। अकबर बोले, इसका क्या मतलब? एक बूढ़े दरबारी ने कहा, बीरबल कह रहे हैं कि अगर वे मर भी जाएं तो उनका ज्ञान, उनकी विनम्रता और न्याय की परछाई हमेशा अकबर के पीछे रहेगी और उनके कदमों के निशान उस सिंहासन के पास रहेंगे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुमने तो नामुमकिन को भी आसान बना दिया। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जिसने बिना बोले 3 सवालों के जवाब दिए, आज हम उसे दरबार चतुर की उपाधि देते हैं। बीरबल ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। मोरल बटा सीख, बुद्धिमानी वो नहीं जो बोलकर साबित की जाए, बल्कि वो है जो बिना कहे लोगों के मन में उतर जाए। बीरबल और 3 नकली दरबारी। एक दिन अकबर बादशाह सुबह सुबह काफी चिंतित मुद्रा में दरबार में आए। चारों तरफ गहमा गहमी थी। कुछ दरबारी कानाफूसी कर रहे थे तो कुछ अपने चेहरे पर अजीब मुस्कान लिए बैठे थे। बीरबल ने एक नजर सब पर डाली और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अकबर सिंहासन पर बैठते ही बोले, बीरबल, दरबार में कुछ ऐसा घट रहा है जो पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या कोई युद्ध का संकट है या फिर कोई नई साजिश? अकबर बोले, हमारे दरबार में 3 ऐसे दरबारी घुस आए हैं जो खुद को असली बताते हैं, लेकिन असल में नकली हैं। और हैरत की बात यह है कि उनकी चाल ढाल, हाव भाव और यहां तक कि बोलचाल भी हूबहू हमारे पुराने विद्वान मंत्रियों जैसी है। अब मुझे नहीं पता कि असली कौन है और नकली कौन। अगर सही समय पर इसका पता न चला तो ये दरबारी पूरी सल्तनत को गुमराह कर सकते हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अब खेल शुरू हो गया है। अगले दिन खास दरबार बिठाया गया।
जहां तीनों नए दरबारी भी मौजूद थे। एक, सैयद अजीमुल्लाह, एक गंभीर मुद्रा में बैठे, लंबे कुर्ते और बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग। दो, पंडित रामशरण मिश्र, बहुत तेज भाषा, विद्वान मुद्रा और तेज तर्रार उत्तर। तीन, मौलवी फजल कादरी, विनम्रता से बोलने वाले, धार्मिक ज्ञान से भरे। तीनों दरबारी इतने अच्छे अभिनेता थे कि असली लगते थे। हर एक की बात में दम था। वे अकबर को सलाह दे रहे थे, पुराने मुहावरे सुना रहे थे और खुद को बीते वर्षों का अनुभवी बता रहे थे। अकबर बोले, इनमें से तीनों कहते हैं कि वे पुराने विद्वान हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन बीरबल, तुम्हें इनकी हकीकत पता करनी होगी। 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। बीरबल मुस्कुराए, 3 नकली? बस 3 दिन बहुत है जहांपना। बीरबल ने उन तीनों दरबारियों को आमंत्रित किया और कहा, आज आपको एक एक कर एक सवाल दिया जाएगा। जो उत्तर देगा उसे अन्य 2 को जज करना होगा। प्रश्न 1, समुद्र की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सैयद अजीमुल्लाह बोले, समुद्र की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वो सब कुछ निगल सकता है लेकिन प्यासा नहीं रहता। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के बावजूद संतुलन बनाए रखना चाहिए। पंडित रामशरण बोले, समुद्र में सबसे बड़ा गुण है गहराई। यही दर्शाता है कि ज्ञान कभी सतह पर नहीं होता, उसे खोजने उतरना पड़ता है। मौलवी फजल बोले, समुद्र की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वो नमकीन है और नमक सच्चाई की तरह होता है, चुभता है पर जरूरी है। बीरबल तीनों जवाब सुनकर बोले, वाह, उत्तर तो सभी सुंदर हैं, लेकिन सच्चाई तक कौन पहुंचा ये तो अगली चुनौती तय करेगी। बीरबल ने अगले दिन तीनों को एक एक झूठी चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, हम जान चुके हैं कि आप असली नहीं हैं, आप पर जासूसी की जा रही है। अगर आप दोषी पाए गए तो मौत तय है। दोपहर तक भाग निकलने का मौका है। अब बीरबल ने एक गुप्त स्थान से इन तीनों की हरकतों की निगरानी की। परिणाम चौंकाने वाले थे। सैयद अजीमुल्लाह ने तुरंत एक ऊंट किराए पर लिया और सीमा की ओर निकल पड़ा। पंडित रामशरण ने शहर छोड़ने के बहाने गंगा स्नान का झूठ बोला और काफिला बुक कराया, लेकिन मौलवी फजल शांत बैठे रहे, नमाज पढ़ते रहे और बोले, अगर मेरी नियत पाक है तो मुझे किसी से डर नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जाल में एक मछली नहीं फंसी। बीरबल ने तीनों से आखिरी सवाल पूछा, राजा अकबर ने 7 साल पहले किस युद्ध के बाद नीलम सिंहासन स्थापित किया था और कौन से मंत्री ने इसका उद्घाटन करवाया था? सैयद अजीमुल्लाह बोले, कंधार युद्ध के बाद, और उद्घाटन मैंने ही करवाया था। पंडित रामशरण बोले, वो युद्ध बंगाल का था, उद्घाटन खुद मैंने किया था। मौलवी फजल बोले, हुजूर, उस वर्ष कोई नीलम सिंहासन बना ही नहीं था। अकबर बादशाह तब अजमेर यात्रा पर थे। बीरबल तुरंत अकबर की ओर मुड़े, जहां पनाह, याद कीजिए, क्या उस साल कोई ऐसा सिंहासन बना था? अकबर हंस पड़े, बिल्कुल नहीं, हम तो उस साल महीनों दरबार से बाहर थे। बीरबल बोले, तो झूठे पकड़े गए। अब बीरबल ने दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। छानबीन के बाद पता चला सैयद अजीमुल्लाह पेशावर का जासूस था, पंडित रामशरण वाराणसी के एक नाटक मंडली का अभिनेता। दोनों को भारी पैसे देकर दरबार में भेजा गया था ताकि नीति में भ्रम फैलाया जाए। मौलवी फजल असल में एक पुराने मंत्री के बेटे थे जो अपनी योग्यता सिद्ध करने आए थे और बीरबल की योजना में खुद को साबित कर गए। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये नकली लोग हमारे दरबार को जहर दे जाते। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, नकली चाहे जैसे भी बन जाए, असली पहचान हमेशा व्यवहार, धैर्य और सच्चाई से ही होती है। नकली ज्ञान चमकता है, लेकिन असली ज्ञान समय पर काम आता है। सीख, जो जितना सचता है वो उतना सच्चा नहीं होता। असली और नकली में फर्क समझना बीरबल से सीखना चाहिए। अकबर का सबसे कठिन सवाल, जिसका उत्तर सिर्फ बीरबल दे सका। एक सुनहरी सुबह बादशाह अकबर दरबार में
गहरी सोच में डूबे बैठे थे। उनका चेहरा आम दिनों की तरह प्रसन्न नहीं था। राजकुमार सलीम, सेनापति और सारे दरबारी असमंजस में थे। आखिर ऐसा क्या सोच रहे हैं बादशाह? कुछ देर बाद अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका उत्तर मैं स्वयं भी नहीं जानता, पर मुझे यकीन है यदि तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें पूरे राज्य का सबसे बड़ा बुद्धिमान मानूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सवाल कठिन हो या असंभव, जब आप पूछें तो जवाब ढूंढना मेरा धर्म बन जाता है। अकबर ने दरबार में सबकी ओर देखा, फिर गूंजती आवाज में सवाल पूछा, बीरबल, ये बताओ कि दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है, जो दिखाई नहीं देती पर सबको चलाती है, जिसे कोई बांध नहीं सकता पर जो सबसे बड़ी कैद है। पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। कुछ दरबारी बोले इच्छा, कुछ बोले समय, कुछ ने कहा सोच, लेकिन अकबर ने सबके उत्तर ठुकरा दिए। नहीं, ये जवाब नहीं है। ये प्रश्न मनुष्य, समाज और आत्मा तीनों पर लागू होता है और इनका उत्तर कोई भी नहीं जानता। बीरबल बोले, जहांपनाह, उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे 3 दिन चाहिए। मैं इस सवाल का उत्तर अनुभव से दूंगा, सिर्फ तर्क से नहीं। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, 3 दिन में लौट कर आओ। अगर जवाब ना आया तो इस सवाल का बोझ तुम्हारी बुद्धि से भारी हो जाएगा। बीरबल भेष बदलकर शहर के बाहर एक झोंपड़ी में गए, जहां एक गरीब बढ़ी रहता था। नाम था भोलू। भोलू बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान दिखता। बीरबल ने उससे पूछा, तू दुखी क्यों है? भोलू बोला, साहब, मेरी मेहनत तो पूरी है, लेकिन मेरे मन की शांति कहीं खो गई है। हर समय कुछ पाने की चिंता लगी रहती है, ना भूख लगती है, ना नींद आती है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने किसी को कुछ गलत कहा? भोलू बोला, नहीं, लेकिन कभी कभी अपने बेटे से गुस्से में बुरा बोल देता हूं, बाद में पछताता हूं। बीरबल मुस्कुराए। यह पहला सुराग था। बीरबल महल की सबसे प्रिय रानी, जो बेहद चतुर और सुलझी हुई थी, उनके पास गए। उन्होंने वही सवाल रानी से पूछा। रानी मुस्कुराई और बोली, बीरबल, तुम्हारा सवाल बड़ा गूढ़ है, लेकिन मुझे लगता है इसका जवाब है आत्मा की सच्चाई। बीरबल बोले, कृपया समझाइए। रानी बोली, हम रोज दर्पण देखते हैं, लेकिन असली चेहरा हमारे मन में होता है। हर कोई खुद से भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई मोह के पीछे, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई खुद से नजरें नहीं मिला पाता। बीरबल सोच में पड़ गए। ये दूसरा सुराग था। अब बीरबल पहुंचे जंगल की एक गुफा में, जहां एक 90 वर्ष के साधु रहते थे, जो बचपन में महल के शिक्षक रह चुके थे। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं वो सबसे कठिन चीज कौन सी है जो आंखों से नहीं दिखती पर सभी को नियंत्रित करती है? साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जब मैं राजा के लिए पढ़ाता था तब भी यही सवाल मेरे मन में था। अब समझ आया है, मनुष्य का अहम वही सबसे बड़ी कैद है। ना दिखाई देता है, ना बांधा जा सकता है, लेकिन वही हर निर्णय को, हर क्रोध को, हर मोह को चलाता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तीसरा सुराग मिल चुका था। अगली सुबह दरबार सजाया गया। अकबर आसन पर बैठे थे। सारे दरबारी उत्सुक थे। क्या बीरबल जवाब दे पाएगा? बीरबल ने एक दीपक जलाया और दरबार के बीच रख दिया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल बताओ, उस अदृश्य शक्ति का नाम क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, उस अदृश्य शक्ति का नाम है अहंकार, ईगो। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन आदमी की सोच, उसके फैसले, उसकी भाषा और उसके रिश्तों को पूरी तरह नियंत्रित करता है। ये गरीब को चुपचाप रोने पर मजबूर करता है। ये रानी को आत्मग्लानि में डालता है। ये साधु को संसार छोड़ने पर विवश करता है। अहंकार न तो छुआ जा सकता है, न देखा,
लेकिन जब तक वो टूटे नहीं, मनुष्य कभी सच्चा नहीं हो सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अकबर उठे, दीपक के सामने आए और बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल मेरे सवाल का उत्तर दिया, बल्कि मेरा दर्पण भी दिखाया। यह सवाल मेरे भीतर के संघर्ष से निकला था और तुमने उसे शांत कर दिया। अकबर ने बीरबल को मन वैज्ञानिक की उपाधि दी, जो पूरे सल्तनत में एकमात्र थी। साथ ही उन्हें सोने का एक कलश और राज्य दर्शन गुरु की पदवी भी मिली। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, जब प्रश्न ईमानदार हो, उत्तर कहीं न कहीं खुद चला आता है। सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति है। जब तक वो है, इंसान सही सोच नहीं सकता, और जब वो मिटता है, तभी मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। सीख, जिसे कोई देख नहीं सकता, उसे ही सबसे पहले देखना सीखो, तभी जीवन का अर्थ समझ पाओगे। बीरबल ने परछाई से चोर पकड़ लिया। एक सुबह अकबर बादशाह बड़े ही क्रोधित मन से दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर तनाव और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सब दरबारी सहमे हुए बैठे थे। अकबर गरजते हुए बोले, कल रात मेरे खजाने से एक बेहद कीमती हीरा चोरी हो गया है। वो हीरा मुगल सल्तनत का प्रतीक था। जो भी चोर है, उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना सबकी गर्दनें खतरे में होंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने नम्रता से पूछा, हुजूर, क्या चोर के बारे में कोई सुराग मिला? अकबर बोले, सिर्फ इतना पता है कि चोर ने खजाने के कमरे का ताला तोड़ा और वो हीरा लेकर चुपचाप निकल गया। कोई गवाह नहीं, कोई निशान नहीं। बीरबल मुस्कुराया, अगर बीरबल है तो परछाई भी गवाही देगी। मुझे एक रात का वक्त दीजिए। रात को बीरबल खजाने के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने पूरे कमरे की छानबीन की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तभी उन्होंने एक अजीब प्रयोग सोचा। उन्होंने तुरंत राजकुमार अब्दुल को बुलाया, जो खगोल विज्ञान और प्रकाश के जानकार थे। बीरबल बोले, राजकुमार, मुझे खजाने के कमरे में ठीक वैसी रोशनी चाहिए जैसी कल रात थी, और वो भी उसी दिशा से। अब्दुल ने अपनी टीम के साथ काम शुरू किया। उन्होंने चांद की दिशा और विंडो से आने वाली रोशनी को वैसा ही दोबारा सेट किया। फिर बीरबल ने पूरे दरबार से कहा, कल रात चोरी के समय जो भी दरबार में था, उन्हें इसी जगह एक एक करके इस कमरे में लाया जाएगा। मैं परछाई से चोर को पहचानूंगा। एक एक करके दरबारी अंदर आते गए। बीरबल एक परछाई को दीवार पर गौर से देखते, कुछ आंकते और फिर अगला बुलाया जाता। कुछ देर बाद एक दरबारी, नाम था शेख अब्दुल रहमान, अंदर आया। परछाई दीवार पर स्पष्ट दिखी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसके एक हाथ की उंगलियां सीधी नहीं दिख रही थी, मानो कुछ पकड़ रखा हो। बीरबल ने तुरंत शोर मचाया, बस यही है चोर। दरबारी चौंक गया। मैंने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ परछाई से कैसे कह सकते हैं कि मैं चोर हूं? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारी परछाई ने सच बोल दिया। देखो, तुम्हारी परछाई में आज भी वो हीरे का आकार दिख रहा है। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने बताया, जब कोई चोरी करता है तो उसका शरीर अनजाने में उस मुद्रा में रह जाता है जिसमें उसने चोरी की थी। चोर ने हीरा मुट्ठी में दबाया था और वही मुद्रा उसकी परछाई में छुपी रह गई थी। उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे कुछ पकड़े हों। और चूंकि हमने चांदनी और खिड़की की स्थिति पहले जैसी रखी थी, परछाई भी ठीक वैसी ही पड़ी जैसे चोरी की रात थी। अब शेख अब्दुल घबरा गया। उसकी पसीने से भीगी पेशानी सब कुछ बयां कर रही थी। बीरबल ने उसके वस्त्रों की तलाशी ली और आश्चर्य, उसके जूतों की एड़ी के नीचे एक छोटी सी खाल में हीरा छुपा था। अकबर ने ताली बजाई और मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने सच में परछाई से चोर को पकड़ लिया। अब्दुल को तुरंत कैद में डाल दिया गया और उसके सारे पद छीन लिए गए। बीरबल को दीवाने परछाई का नया सम्मान दिया गया और 1000 अशरफियों का इनाम। दरबार में सभी दरबारी फुसफुसा रहे थे, अब तो परछाई भी बीरबल से डरती होगी।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चोर चाहे कितना भी चतुर हो, लेकिन जब तक उसकी परछाई बची है बीरबल की नजर से नहीं बच सकता। सीख, हर अपराध की एक परछाई होती है जो कभी न कभी उजाले में आ ही जाती है। 2 एपिसोड 3, जब बीरबल बना परछाई और गूंज उठा गुप्त दरबार। भाग 3, साजिश के नीचे छुपा एक और दरबार जिसकी दीवारें भी सुनती है। प्रश्न से शुरुआत, क्या किसी भी दरबार के नीचे एक और दरबार छुपा हो सकता है जहां न्याय खुले में नहीं बल्कि परछाइयों में दिया जाता है, जहां बीरबल अब मंत्री नहीं बल्कि हर गद्दार के लिए एक खौफ बन चुका है? क्या बीरबल अब सिर्फ इंसान नहीं रहा बल्कि बन गया है परछाई? सीन 1, गुप्त सुरंग की पहली झलक। राजधानी के नीचे दरबार में हर मंत्री अब खौफ में जी रहा था। इसी बीच सेनापति को एक पुराना नक्शा मिला राजमहल के नीचे की सुरंगों का, जहां लिखा था न्याय का दूसरा पथ, जहां परछाई राज करती है। अकबर चौंके। क्या बीरबल वहां गया है? क्या उसने अपना नया दरबार वहां बना लिया है? और वहीं से शुरू होती है राजधानी की सबसे गुप्त खोज। सीन 2, सेनापति ने खोली एक पुरानी ईंट और भीतर था बीरबल का चिन्ह। महल के पश्चिमी द्वार के पीछे एक ईंट पर उकेरा गया था वो हंसता चेहरा, बीरबल का रहस्यमय चिन्ह। जैसे ही ईंट हटाई गई, एक पुराना रास्ता खुला जहां नीचे जाने के लिए पत्थर की 21 सीढ़ियां थी। हर दीवार पर उकेरे गए थे वाक्य, जहां शोर हो वहां सच मर जाता है, पर जहां सन्नाटा हो वहां न्याय जन्म लेता है। सीन 3, गुप्त दरबार। बीरबल की परछाई बनी व्यवस्था। अब हम देखते हैं राजधानी के नीचे एक और दरबार, पर वहां राजा नहीं, बीच में खाली सिंहासन। दाएं बाएं 7 नकाबपोश बैठे थे, हर एक न्याय करने वाला, और उनके सामने एक चेहरा था, बीरबल। लेकिन अब वो बीरबल नहीं, परछाई कहलाता था। उसने कहा, जब ऊपर का दरबार गूंगा हो जाए तो नीचे का दरबार बोलता है, अब समय है असली गद्दारों के मुकदमे का। सीन 4, पहली सुनवाई। गद्दार मंत्री सूरजदेव को रातों रात गायब किया गया। अगली सुबह उसका पता लगा महल के नीचे एक मोमबत्ती की लौ में, जहां बीरबल ने उसकी आंखों के सामने ही उसके दस्तावेजों की असलियत रख दी। सूरजदेव चिल्लाया, तुम कौन हो? बीरबल मुस्कराया, तेरे डर का वो चेहरा जिसे तूने बीरबल कहा, और अब मैं हूं सिर्फ परछाई। सीन 5, अकबर का शक। और एक रात वो भी पहुंचे नीचे। अकबर अब असमंजस में थे। एक रात उन्होंने खुद वही सुरंग खोली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे, पर जैसे ही वो अंतिम मोड़ पर पहुंचे, कोई आवाज गूंजी। राजा कभी सब कुछ नहीं देखता। जो चीजें अंधेरे में दिखती है वो अक्सर उजाले में छुप जाती है। अकबर ठिठक गए। वही दीवार पर लिखा था, अब नीचे का दरबार ऊपर की गलती ठीक करेगा। सीन 6, चतुरसेन का डर और उसका अंत शुरू। चतुरसेन अब हर दिन डर में जीने लगा। हर बार उसे लगता कोई पीछा कर रहा है। उसके महल में रखी किताबें खुद उलटने लगी। एक दिन उसकी तलवार गायब हो गई और वहां छोड़ा गया सिर्फ एक संकेत, गद्दारी की सजा बंद दरवाजों में नहीं बल्कि आत्मा के डर में मिलती है। अब तू अगला है। सीन 7, बीरबल बना परछाई। अब न्याय दिन में नहीं, रात में होता है। राजधानी में अब डर का माहौल था। लोग कहने लगे, रात में अगर कोई मंत्री बुरा सपना देखे तो समझो बीरबल की परछाई वहां से होकर गई है। राजा अकबर अब सोच में थे। मैंने उसे दरबार से निकाला और उसने अपना दरबार धरती के नीचे बना लिया। क्या अब मुझे उससे डरना चाहिए या उसे फिर से बुलाना चाहिए? और यही थमती है कहानी, एक रहस्य के मुहाने पर। क्या बीरबल अब हमेशा के लिए परछाई बन गया है? क्या वो कभी फिर से दरबार में लौटेगा, या अब न्याय सिर्फ उसकी परछाइयां करेंगी? और चतुरसेन, क्या वो असली गद्दार है या पीछे और भी कोई है
जिसने इन सबको बस मोहरा बना रखा है? जानिए अगले भाग में। एपिसोड 4, बीरबल ने खोला 8वां नकाब, गद्दार कौन निकला? बताइए, एपिसोड 4 शुरू कर दूं? अब कहानी असली गद्दार तक पहुंचेगी और आपका दिमाग चौंक उठेगा। एपिसोड 4, बीरबल ने खोला 8वां नकाब, गद्दार कौन निकला? भाग 4। जब 7 गद्दारों के पीछे छुपा मिला एक और चेहरा, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद था। प्रश्न से शुरुआत। अगर 7 गद्दारों को बीरबल ने पहचान लिया, तो क्या अब खेल खत्म हुआ, या वो सभी केवल मोहरे थे किसी और की चाल में? अगर हर नकाब उतर चुका है, तो आखिरी नकाब किसके चेहरे पर है? क्या वो कोई ऐसा है जिस पर खुद बीरबल ने भी कभी शक नहीं किया था? सीन 1, गुप्त दरबार में एक नकाब पड़ा रह गया। पिछले 3 गद्दारों को बीरबल की परछाई दरबार में घसीट चुकी थी और अब बचे थे बस 4। लेकिन जिस रात बीरबल ने चौथे मंत्री को पकड़वाया, उसके सामने फर्श पर 8 नकाबों का सेट रखा था। बीरबल बुदबुदाया, पर मैंने तो सिर्फ 7 गद्दार चुने थे, फिर ये 8वां नकाब किसका है? तभी उसकी छाया ने फुसफुसाया, जिसे तू सबसे ज्यादा अपना समझता है, शायद वही। सीन 2, अकबर की बेचैनी और बीरबल की चिट्ठी। अकबर को एक दिन एक और गुमनाम पत्र मिला, जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब जो सामने दिखता है वो भी सच नहीं है, 8वां चेहरा तुम्हारे बहुत करीब है। अकबर ने सब दरबारियों को बुलाया और बोले, अगर बीरबल सही है तो हम सब शक के घेरे में हैं। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गई, पर सबसे शांत बैठा था वजीर आजम फजल बेग। सीन 3, बीरबल का जासूस, परछाई में बैठा बालक। बीरबल ने एक नौकर को कई हफ्ते पहले वजीर के पीछे लगाया था। उसका नाम था रफीको, जो सबको चुपचाप पानी पिलाता था, पर असल में हर गुप्त बात सुन लेता था। और एक दिन उसने बीरबल को लाकर दिया वो सबूत, जिससे बीरबल के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ गई। ये तो फजल बेग का दस्तखत है गुप्त चिट्ठी पर। चतुरसेन को भेजी गई हर योजना की जड़ उसी के पास थी। सीन 4, बीरबल का मास्टर प्लान, नकाबपोश सभा। गुप्त दरबार में इस बार बीरबल ने सभी नकाबपोशों को बुलाया। हर मंत्री की गलती सबूतों के साथ पेश की गई, पर अंत में बीरबल ने एक काले कपड़े में लिपटा नकाब उठाया। यह है 8वां नकाब, जो आज तक नहीं उतरा, क्योंकि हमें कभी उस पर शक ही नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, कल रात इस नकाब को मैं खुद दरबार में पहनकर प्रवेश करूंगा और फिर सबके सामने इसका असली चेहरा खोलूंगा। सीन 5, दरबार में अगली सुबह 8वां नकाब खुला। अगले दिन अकबर के सामने एक नकाबपोश दरबारी लाया गया। सारे मंत्री, चतुरसेन और वजीर आजम भी मौजूद थे। अकबर बोले, इसका चेहरा क्यों छुपाया गया है? बीरबल आगे आया, क्योंकि जहांपनाह इसका चेहरा देखकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये ही है असली जड़, जिसने 7 मंत्रियों को एक एक करके चुपचाप एकजुट किया। बीरबल ने नकाब हटाया और सामने था वजीर आजम फजल बेग। पूरे दरबार में सन्नाटा। सीन 6, वजीर की सफाई या नया जाल। वजीर बेग ने झट से अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल झूठ बोल रहा है। वो ही है जिसने सत्ता का संतुलन बिगाड़ा। उसने ही मंत्री तोड़े, दरबार में भय फैलाया। अकबर कुछ बोलते इससे पहले बीरबल ने दस्तावेज निकाला, जिसमें वजीर की मुहर और 7 मंत्रियों को लिखी गई चालें साफ दर्ज थी। ये रहा 8वां नकाब, जो सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा दिखता था, पर अंदर से सबसे ज्यादा सड़ा हुआ था। सीन 7, वजीर गिरफ्तार। पर एक और रहस्य खुला। अकबर ने आदेश दिया, वजीर बेग को बंदी बनाओ। सैनिक बढ़े ही थे कि वजीर जोर से हंसने लगा। तुमने मुझे पकड़ लिया, पर अब तुम मेरे पीछे जिस चेहरे को ढूंढोगे, उसका नाम शायद बीरबल ने भी नहीं सुना होगा। और वो मुस्कराता रहा
और यही कहानी थमती है एक नए खतरे के सामने। क्या वजीर बेग केवल एक मोहरा था? क्या उसके पीछे है कोई और जिसकी छाया अब तक सबको चलाती रही? और क्या बीरबल पहली बार एक ऐसा नाम सुनने वाला है जिसके लिए उसके पास भी कोई योजना नहीं? जानिए अगले भाग में। एपिसोड 5, काल द्वार का रहस्य, जब समय रुक जाता है। बताइए, एपिसोड 5 शुरू करें। अब कहानी काल, समय और बीरबल की सबसे रहस्यमयी परीक्षा की ओर बढ़ेगी। 3 एपिसोड 5, काल द्वार का रहस्य, जब समय रुक जाता है, भाग 5, जहां बीरबल की बुद्धि भी थम गई और हर उत्तर बन गया एक नया सवाल। प्रश्न से शुरुआत। क्या कोई ऐसा द्वार हो सकता है जिसे पार करते ही समय रुक जाए, जहां न दिन हो, न रात, न भूत, न भविष्य, और वहां कोई बीरबल का इंतजार कर रहा हो, वो भी सैकड़ों सालों से, जब सत्य के आगे तर्क भी हार जाए? तो क्या वहां बीरबल की बुद्धि काम आएगी, या वह भी फंस जाएगा काल द्वार की भूल भुलैया में? सीन 1, वजीर आजम का रहस्यमयी वाक्य। बीते एपिसोड में जब वजीर अफजल बेग को गिरफ्तार किया गया, उसने जाते जाते एक रहस्यमय बात कही थी। अब जो सामने आएगा वो न इस काल का है, न किसी दरबार का, वो है काल द्वार का स्वामी। बीरबल चौंका। काल द्वार, ये शब्द पहले भी किसी ने कहा था, पर कहा। सीन 2, पुरानी पांडुलिपि और एक छुपा मानचित्र। बीरबल ने उसी रात महल की प्राचीन लाइब्रेरी में खोज शुरू की और उसे मिली 1000 साल पुरानी पांडुलिपि, जिसमें लिखा था, समय की सीमा जहां समाप्त हो जाए वही खुलता है काल द्वार। उसके रक्षक को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो समय से परे है। और उसी के अंदर छिपा था एक रहस्यमय मानचित्र, जिसमें लिखा था, दरबार के उत्तर पश्चिम स्थित खामोश घाटी की 7वीं चट्टान, वही है प्रवेश द्वार। सीन 3, बीरबल का सफर, अकेला, अनजान और रहस्यों से भरा। अगली सुबह बीरबल ने किसी को कुछ बताए बिना रुक किया खामोश घाटी की ओर। दिन ढलते ढलते वो वहां पहुंचा। हर तरफ सन्नाटा, न कोई पक्षी, न हवा। वो चुपचाप 7वीं चट्टान के पास गया, जहां जमीन पर खुदी हुई थी एक समय रेखा, जैसे कोई प्राचीन घड़ी। और जैसे ही बीरबल ने अपना पैर उस रेखा के पार रखा, समय थम गया। पत्ते हवा में अटके रह गए। उसका घोड़ा स्थिर हो गया और आवाजें गायब। सीन 4, काल द्वार खुलता है और बीरबल सामने पाता है अजीब दरबार। धीरे धीरे एक धुंधली सी गुफा उसके सामने प्रकट हुई, जिसके ऊपर लिखा था, जो सत्य में पारंगत है वही भीतर प्रवेश पाए, जो छल करे वही समय में फंसे। बीरबल ने साहस किया और अंदर कदम रखा। अंदर एक विशाल दरबार था, लेकिन सब मूर्तियां। सिंहासन पर बैठा एक व्यक्ति जो जिंदा दिखता था, पर उसकी आंखें बंद थी। सीन 5, काल स्वामी से सामना और पहली परीक्षा। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बोला, स्वागत है बीरबल, मैं हूं काल स्वामी। मैंने तुझे बुलाया है, पर यह तय करेगा कि तू वापसी करेगा या नहीं। बीरबल, आप कौन हैं और मुझे क्यों बुलाया? काल स्वामी मुस्कराया, क्योंकि अब समय को किसी की बुद्धि चाहिए, और जो दरबार ऊपर उजड़ा है उसका जवाब नीचे मिलेगा। सीन 6, 3 प्रश्न और हर उत्तर में एक जाल। काल स्वामी ने कहा, 3 प्रश्न होंगे, हर एक उत्तर तेरी बुद्धि को चुनौती देगा। गलत उत्तर तुझे यही बांध देगा, और सही उत्तर तुझे एक नाम देगा जो इस पूरी साजिश की जड़ है। प्रश्न 1, वो क्या है जो दिखाई नहीं देता, पर हर युद्ध उसी से होता है? बीरबल बोला, अहंकार। प्रश्न 2, वो क्या है जो समय से तेज चलता है, पर उसका अस्तित्व केवल मन में होता है? बीरबल, कल्पना। प्रश्न 3, वो कौन है जिसे तू अपना सबसे बड़ा सहयोगी समझता है,
पर असल में वही तेरी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। बीरबल चुप, कुछ सोचता रहा और अंत में बोला, विश्वास जब अंधा हो जाए। सीन 7। समय चलता है और बीरबल को मिलता है एक नाम। काल स्वामी उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे की दीवार खुलती है और वहां चमकते हुए अक्षरों में लिखा होता है, आरिफुल्सफर। बीरबल चौंक गया। ये नाम उसने कभी नहीं सुना था। कौन है ये और क्यों ये नाम समय के नीचे छिपा है? काल स्वामी ने कहा, अब तुझे वापस जाना होगा, पर ध्यान रखना, आरिफ जिंदा नहीं, पर उसकी छाया अब भी सत्ता को चलाती है और यही थमता है 5वां भाग, एक नाम के साथ। कौन है आरिफुल्सफर? क्या वह एक प्राचीन षड्यंत्र का सूत्रधार है? क्या बीरबल अब अकेला ही समय और सत्ता की सबसे गहरी लड़ाई लड़ेगा? और क्या दरबार अब फिर से उजड़ने वाला है? पर इस बार भीतर से जानिए अगले भाग में। एपिसोड 6, बीरबल और काल स्वामी की माया, सत्ता या संन्यास। अगर आप चाहें तो मैं एपिसोड 6 अभी लिख कर दे सकता हूं। अब कहानी अपने सबसे रहस्यमय और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचने वाली है। बताइए, एपिसोड 6, अंतिम भाग, बीरबल और काल स्वामी की माया, सत्ता या संन्यास, भाग 6। जब बीरबल को मिला अंतिम निर्णय और खुला वो नाम जो सदियों से छिपा था। प्रश्न से शुरुआत। अगर बीरबल को सत्ता और सत्य में से एक चुनना पड़े तो क्या वो दरबार लौटेगा या उस रहस्य का पीछा करेगा जो आरिफुल्सफर नाम से जुड़ा है? क्या बीरबल का जीवन अब सिर्फ न्याय करने तक सीमित है या उसके लिए कोई और बड़ी भूमिका लिखी जा चुकी है जिसमें उसे खुद को मिटा देना होगा? जब निर्णय हो दो राहों के बीच, तो क्या बुद्धि से रास्ता निकलता है या आत्मा से? सीन 1, काल स्वामी का अंतिम संदेश। काल द्वार के अंदर बीरबल अब खड़ा है उस नाम के सामने, आरिफुल्सफर। बीरबल ने पूछा, ये कौन है? काल स्वामी ने उत्तर दिया, वो एक विचार है बीरबल। वो है जो सत्ता को केवल छल से जीतना चाहता था। वो पहले दरबार का सबसे वरिष्ठ लेखक था जिसने सबका राज जाना, पर जब उसे सिंहासन नहीं मिला तो उसने प्रतिशोध को अपनी विरासत बना लिया। बीरबल, क्या वह अब जीवित है? काल स्वामी, नहीं, पर उसकी नीतियां जिंदा है। उसके बनाए मंत्र और सिद्धांत ही तेरे 7 गद्दारों के पीछे थे। फजल बेग उसका शिष्य था और तू उसका अंतिम प्रतिरोध। सीन 2, समय वापसी की अनुमति देता है। अब समय फिर से चलता है। काल स्वामी ने बीरबल को 2 विकल्प दिए, या तो तू लौट जा उस दरबार में जहां तुझे फिर से सत्ता मिलेगी, या यही रुक जा और बन जा समय का रक्षक, ताकि आगे कोई आरिफ जन्म ही न ले। बीरबल चुप रहा और फिर धीमे से बोला, मैं सत्ता नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बुद्धि किसी सिंहासन की गुलाम बने। मुझे न्याय करना है, पर हर बार दरबार से नहीं, जहां जरूरत हो वहां से। सीन 3, बीरबल की वापसी, लेकिन अब नाम में नहीं, काम में। राजधानी में अफवाहें थी कि बीरबल अब लौटेगा। अकबर ने 7 गद्दारों को हटा दिया था और एक नई न्यायसभा बना दी गई थी, लेकिन बीरबल कभी वापस नहीं आया। बस कुछ दिनों बाद हर गांव, हर कस्बे में गुप्त न्याय सभा बनने लगी, जहां लोग न्याय मांगते और सुबह वहां एक पर्चा मिल जाता। न्याय हो गया, एक परछाई। सीन 4, बीरबल आखिरी बार दिखा एक शांत तट पर। कई साल बाद एक बूढ़ा व्यक्ति एक नदी के तट पर बैठा मिला, जो बच्चों को बुद्धि की कहानियां सुना रहा था। किसी ने पूछा, क्या आप बीरबल हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कोई नहीं। बीरबल अब किसी एक नाम में नहीं, हर उस इंसान में है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है। और अगले दिन वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। सीन 5, कहानी का अंत और मोरल। यही थी बीरबल की अंतिम चाल, जहां उसने सत्ता को ठुकराकर न्याय को चुना। वो चला गया, पर अपनी सोच को जिंदा छोड़ गया। अब बीरबल एक नाम नहीं,
एक विचार है, मोरल, सीख। सच्ची बुद्धि वही है जो सत्ता मिलने पर भी विनम्रता और न्याय का मार्ग चुने। बीरबल ने साबित किया कि हर लड़ाई सिंहासन के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां आत्मा की होती हैं और उन पर जीत ही सच्चा राज होता है। अगर आप चाहें तो अब मैं इस पूरी कहानी पर YouTube वीडियो के लिए सीन वाइज हिंदी डिस्क्रिप्शन और इमेज प्रॉम्प्ट भी बना सकता हूं। बताइए, क्या अगला चरण शुरू करें? जब बीरबल को एक दिन में करोड़पति बनना पड़ा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़ी ही गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने कई दरबारी खामोश बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह अपने सधे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। अचानक अकबर बोले, बीरबल, अगर मैं कहूं कि तुम्हें सिर्फ एक दिन में करोड़पति बनना है तो क्या तुम ये कर पाओगे? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर हुक्म आपका है और नियत मेरी, तो मैं एक दिन क्या, एक पहर में भी बन सकता हूं। दरबार में ठहाका गूंजा, लेकिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, तुम्हें कल सुबह सूरज उगने से पहले केवल एक गरीब इंसान की हैसियत में छोड़ दिया जाएगा और सूरज ढलने से पहले तुमको करोड़पति बनना होगा। सब कुछ खुद करना होगा, न राजकीय मदद, न कोई राज दरबारी, न पुरानी पहचान। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, मंजूर है हुजूर। अगली सुबह बीरबल बने एक साधारण नागरिक। अगली सुबह बीरबल को पुराने फटेहाल कपड़ों में एक अनजान नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। जेब में एक पैसा भी नहीं, पहचान मिटा दी गई और आसपास कोई उन्हें जानता नहीं था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, अब मजा आएगा। सबसे पहले वो एक मिठाई की दुकान पर गए। दुकानदार व्यस्त था। बीरबल ने कहा, मालिक, मैं आपके लिए ग्राहकों को बुला सकता हूं और सामान बेचने में मदद कर सकता हूं। बदले में मुझे सिर्फ 2 घंटे की मजदूरी दे देना। दुकानदार ने मुंह बनाते हुए कहा, तू है कौन? लेकिन चल, आजमा लेते हैं। बीरबल ने अपनी वाणी और चतुराई से ग्राहकों को ऐसे बुलाया कि 2 घंटे में दुकान की बिक्री दुगनी हो गई। दुकानदार चकित रह गया। बीरबल को मेहनत के बदले 5 रुपए मिले। अब वो सीधे एक पुराने किताबों के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक पुरानी किताब देखी, सोने का रहस्य। किताब फटी हुई थी, लेकिन बीरबल की नजरें चमक उठी। उन्होंने 4 रुपए में वह किताब खरीदी। पास में एक चाय वाले की दुकान पर बैठकर उसे तेजी से पढ़ा। किताब में पुरानी कहानी थी। एक व्यापारी ने अपने राज्य में सोने की खान ढूंढने के लिए जनता से दान लिया और सबको मुनाफा बांटा। तभी बीरबल के दिमाग में एक योजना कौन थी। अब बीरबल एक पत्थर पर खड़े हुए और वहां मौजूद लोगों को बुलाया। सुनिए, मैं एक सपने वाले आदमी से मिला हूं। उसके पास एक ऐसा नक्शा है जो बताता है कि इस गांव के पास की जमीन में सोना दबा हुआ है, लेकिन उस नक्शे को खोलने के लिए एक तिजोरी का कोड चाहिए और वो कोड सिर्फ आम जनता के सहयोग से ही बन सकता है। लोग पहले हंसे, फिर उन्होंने बीरबल की बातों में दिलचस्पी ली। बीरबल ने सबको समझाया, मैं हर एक का नाम उस कोड में शामिल करूंगा जो एक चमत्कारिक तिजोरी खोलेगा। इसके लिए सिर्फ 1 रुपया देना होगा। अगर तिजोरी खुल गई तो हिस्सा आपका, नहीं खुली तो पैसा वापस। कुछ लोगों ने पैसे दिए, फिर कुछ और लोग जुटे। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। दोपहर होते होते बीरबल के पास 700 रुपए हो गए। अब वो पास के सुनार के पास गए और कुछ चांदी के सिक्के खरीदे। फिर एक चमचमाता बक्सा लिया और उसमें वो सिक्के सजाकर रखे। शाम होते होते उन्होंने ऐलान किया, आज सूर्यास्त से पहले तिजोरी खुलेगी। जिसने भी 1 रुपया दिया है उसका नाम इस तिजोरी के कोड में शामिल है। जब बीरबल ने बक्सा खोला, चमकते सिक्कों को देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, यह है पहला हिस्सा। अब तुम सभी के नाम के आधार पर हम इस योजना को बड़ा बनाएंगे। जिनके नाम पहले शामिल हुए हैं उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लोगों ने ताली बजाई
और भी पैसे देने को तैयार हो गए। कुछ व्यापारियों ने बीरबल को 500 से 500 रुपए देने की पेशकश की ताकि उनके नाम ऊपर आए। शाम तक बीरबल के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। अब बीरबल ने घोषणा की, अब ये धन एक जन कल्याण सोना योजना के रूप में इस्तेमाल होगा। मैं कल वापस आऊंगा इस योजना को चलाने। शाम को जैसे ही सूर्यास्त हुआ, बीरबल हाथ में एक थैला और मुस्कुराती आंखों के साथ महल पहुंचे। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या तुम एक दिन में करोड़पति बन पाए? बीरबल ने थैला खोला और उसमें रखे रुपए, रसीदें और योजनाओं के नाम की सूची दिखाई। हुजूर, ये 1 लाख रुपए है। बाकी 9 लाख की योजना में जनता खुद निवेश कर रही है। मैंने उन्हें सिर्फ एक सपना दिखाया और उस सपने में ईमानदारी और उम्मीद रखी। अकबर हंस पड़े, तुम तो पूरे साम्राज्य के सबसे चालाक सपने बेचने वाले निकले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपना, मैंने सपना नहीं बेचा, मैंने विश्वास बेचकर उसे करोड़ों में बदला। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। बीरबल को उसी दिन राज्य नीति सलाहकार की उपाधि दे दी गई और इस पूरे कारनामे को इतिहास में लिखा गया। जब बीरबल एक दिन में करोड़पति बना और सबको अमीर बना गया, बीरबल ने चोरों की अदालत लगाई और खुद बन गया न्यायाधीश। एक सुबह अकबर बादशाह के महल में अफरातफरी मच गई। महल की रानियों के कमरे से कीमती जेवरात और एक छोटी तिजोरी गायब हो गई थी। पहरेदारों को कुछ पता नहीं चला और रानियां नाराज होकर अकबर से शिकायत करने पहुंच गई। अकबर गुस्से में तमतमाए हुए बोले, जिस महल की दीवारें भी हमारी इजाजत के बिना नहीं हिलती, वहां चोर घुस आया। ये तो दरबारी शर्म की बात है। फौरन बीरबल को बुलाया गया। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में पहुंचे और बोले, जहां रानियां रहें और जेवर गायब हो जाए, वहां मामला सीधा नहीं, बहुत टेढ़ा होता है। मुझे एक दिन दीजिए, अदालत लगानी होगी, लेकिन इस बार चोरों की अदालत। बीरबल ने ऐलान करवा दिया कि महल के पीछे एक खुली जगह पर एक विशेष चोरों की अदालत लगाई जाएगी। वहां सभी चोरों को आमंत्रित किया गया कि वे खुद आकर अपने अपराध की कहानी सुनाएं और सजा पाए। दरबारियों और नगरवासियों में खलबली मच गई। बीरबल पागल हो गया है। चोर खुद आकर अदालत में पेश होंगे और फिर खुद ही सजा लेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन चोर को लगे कि उसे न्याय मिलेगा, उस दिन वो खुद सच्चाई बताएगा। अकबर ने अनुमति दी, मगर अंदर ही अंदर वो भी सोच में पड़ गए। क्या बीरबल इस बार उलझ गया? चोरों की अदालत लगाई गई। मंच पर बीरबल खुद न्यायाधीश बने। सफेद जज की टोपी, बगल में एक लकड़ी की गदा और सामने एक छोटा सा सिंहासन। पहले दिन 20 से अधिक लोग पहुंचे। सब अपने अपने को चोर बताने लगे। पहला आया, हुजूर, मैं घड़ी चुराता हूं, मगर महंगी वाली ही। दूसरा, मैं तो सिर्फ चोरी की चोरी करता हूं, असली चोरों से सामान छीनता हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे। हर चोर को एक सजा सुनाई। किसी को दिन भर दरबार में झाड़ू लगाने की, किसी को बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करने की। तीसरे दिन एक आदमी आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे चलकर आया और बोला, मैं वो चोर हूं जिसने रानियों की तिजोरी उठाई। सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर मुझे सजा दीजिए, पर मेरे नाम का खुलासा मत कीजिए। बीरबल बोले, तो फिर अदालत के नियम के अनुसार तुम्हें चोरी स्वीकार मान लिया जाएगा। तुम्हें कल सूरज उगते ही सबसे बड़ी सजा मिलेगी, और वो सजा क्या है ये तुम नहीं जानोगे, बस उसका असर पूरी उम्र रहेगा। रात भर वो आदमी छिपा रहा। डर और पश्चाताप से उसका चेहरा पीला पड़ गया। सुबह जब बीरबल उसे लेने पहुंचे तो वो भाग चुका था, मगर उसके पीछे एक झोली में तिजोरी, सारे जेवर और एक पत्र पड़ा था। मैंने जो किया शर्मनाक है। आपकी अदालत ने मुझे शर्मिंदा किया।
डराया नहीं। बीरबल, तुमने मेरी आत्मा को सजा दी है, ये सब लौटा कर जा रहा हूं, लेकिन नाम मत उजागर करना। जब बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई, अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल, तुमने बिना चोर को पकड़े चोरी सुलझा दी, लेकिन उसने मान कैसे लिया? बीरबल बोले, जो चोरी करता है उसे कानून का नहीं, आत्मा का डर सबसे ज्यादा लगता है। उसे मैंने वही दिखाया। अकबर ने मजाक में कहा, तो अब से राजकीय अदालतें बंद करके हर अपराधी को बीरबल की अदालत भेज दे। बीरबल हंसे, लेकिन जहां चोर नहीं आएंगे वहां अदालत कैसे लगेगी हुजूर? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को जब बीरबल अपने कमरे में पहुंचे, उन्हें एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, तुमने एक को रोका, लेकिन असली चोर अभी बाहर है। अगली चोरी तुम्हारे कमरे से होगी। देखते हैं बीरबल कैसे न्याय करते हैं। बीरबल मुस्कुराए नहीं। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। बीरबल और वो चोर जो हर रात चिट्ठी छोड़ जाता था। बीरबल ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में एक सख्त गंभीरता झलक रही थी। चिट्ठी साफ कह रही थी, असली चोर मैं हूं, अगली चोरी तुम्हारे कमरे से होगी। देखते हैं न्याय कैसे करते हो। यह सिर्फ चुनौती नहीं थी, यह बीरबल की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं बताया। उन्होंने रात भर के लिए अपना कमरा खाली कर दिया और वहां कुछ खास इंतजाम किए। उस रात बीरबल के कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, मगर पर्दे के पीछे 2 सिपाही छुपे थे। बीरबल ने अपनी सोंधी मिट्टी वाली छोटी तिजोरी को एक टेबल पर रख दिया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ रेत और एक झूठा गहना। आधी रात को एक साया कमरे में दाखिल हुआ। बहुत फुर्ती से उसने तिजोरी उठाई और जैसे ही बाहर जाने लगा, उसकी चप्पल जमीन से चिपक गई। दरअसल बीरबल ने फर्श पर गोंद लगी एक सुंदर रंगोली बिछा दी थी, जो देखने में सामान्य लग रही थी, मगर असल में एक जाल थी। सिपाहियों ने तुरंत पकड़ लिया और चोर पकड़ में आ गया। चोर को जब रोशनी में लाया गया तो हर कोई चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक वरिष्ठ मंत्री विजयराम था, जो हमेशा ईमानदारी की बातें करता था। बीरबल बोले, मंत्री जी, आपकी चप्पल में चिपके नक्शे और आपके पगड़ी के भीतर छिपी चाबी सब कुछ बयान कर चुके हैं। विजयराम ने कबूल किया, मैंने ही रानियों की तिजोरी चुरवाई थी, लेकिन जब वो चोर डर गया और वापस लौटा गया, मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी ताकि तुम्हें बदनाम कर सकूं और तुम्हारा नाम मिटा सकूं। अकबर क्रोधित हुए, तुम जैसे दरबारी हमारी सरकार के लिए कलंक हो। बीरबल बोले, जहां चोरों से ज्यादा खतरनाक भेष बदले सज्जन हो, वहां चोरों की अदालत जरूरी हो जाती है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस बार भी न्याय की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल ने कहा, विजयराम को मैं वही सजा दूंगा जो उसने दूसरों को देने की सोची थी। बीरबल ने उसे आदेश दिया कि वो अगले 40 दिन तक हर दिन सुबह जनता के सामने अपनी गलती को कबूल करेगा और चोरी के दोषियों को सही मार्ग दिखाएगा। मोरल बटा सीख, कभी कभी सबसे बड़ा चोर वो होता है जो चेहरे पर सबसे साफ मुखौटा लगाए बैठा हो, और न्याय वही होता है जो दिखाए नहीं, जागरूक करे, जैसे बीरबल ने किया।